गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट ऑफ मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। माय नेम इज गौरव सिंह झाला, फैकल्टी सोशल साइंस मोशन। आज हम हमारे क्रैश कोर्स की सीरीज में लेने जा रहे हैं चैप्टर मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर और इसके बाद का जो चैप्टर है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, दोनों चैप्टर में कॉमननेस है। दोनों चैप्टर के अंदर एक कॉमन कॉन्सेप्ट जो है वो है अलग अलग सेंचुरीज में चेंज होता हुआ डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात कर रहे हैं मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, ये स्टार्ट होता है 15, 16, 17 सेंचुरी यानी 16वीं, 17वीं और 15वीं शताब्दी में, जो व्यापार या ट्रेड करने के लिए अलग अलग दुनिया के हिस्सों से लोग निकले और अलग अलग रीजन्स में जाकर उन्होंने पैदल यात्राएं कर या अपनी यात्राएं अपने रीजन से निकलकर अलग कॉन्टिनेंट या देशों में या वहाँ रीजन्स में जब वो पहुंचे और वहाँ का व्यापार यानी ट्रेड वो सबसे पहला बेसिक एक मीडियम बना दुनिया के अलग अलग लोगों को एक दूसरे के जानने का, अलग अलग रीजन्स के सामान या गुड्स या ऑब्जेक्ट्स जो थे वो अलग अलग जगहों पर अवेलेबल होने का। यानी व्यापार या ट्रेड वो सबसे पहली बेसिक नेसेसिटी है जो मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर मानी जाती है। अब इसके बाद अगर हम इसी सेक्शन को आगे लेकर चलें तो एक बहुत कॉमन सी चीज है कि हमने एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम इसी फेज के बाद का फेज देखेंगे जो भी मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड का पार्ट है। ठीक है, यानी एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में अगर मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड में यूज करूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई उसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वो इसी 16वीं सेंचुरी का जो डेवलपमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन के फॉर्म में हुआ, साइंटिफिक इन्वेंशंस के फॉर्म में हुआ, या जो साइंटिफिक इन्वेंशंस 19 और अर्ली 19 और मिड 19 सेंचुरी के बीच में हुए, वो इसी का पार्ट है। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले शिप्स जो हैं वो लकड़ी के बनाए जाने लगे। शिप बिल्डिंग जो है वो नेविगेशन के लिए यूज किया जाने लगा। एक जगह से दूसरी जगह तक समुद्र तटीय देशों के लोग यात्राओं के अनुसार नए देशों को ढूंढने निकले, नए रीजन्स को ढूंढने निकले, नई संभावनाओं को ढूंढने निकले। और इसी बीच में उन्होंने एक्सीडेंटली न्यू कंट्रीज को आइडेंटिफाई किया, न्यू रीजन्स को आइडेंटिफाई किया, न्यू एग्रीकल्चर क्रॉप्स को आइडेंटिफाई किया। फॉर एग्जाम्पल, आज हम जो भारतीय व्यंजन में आलू बड़े आराम से चाव से खाते हैं, वो आलू बेसिकली हमारे भारतीय मुख्य फसल का रूप था ही नहीं 14वीं शताब्दी तक। यानी टिल द 14th सेंचुरी जब वॉर एंड जो वॉरियर्स हुआ करते थे, जो राजा महाराजा किंगडम्स हुआ करते थे, आलू नाम की सब्जी से परिचित नहीं थे। और ये जो आलू था, इसीलिए शायद उस समय वो वॉर कर पाते थे, क्योंकि जो हम आज आलू खाकर हम आलू जैसे हो जाते हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट जो डाइट हो जाती है, उसका मेन जो लॉजिक है वो लॉजिक कहीं ना कहीं यही है कि जो अलग अलग फसलें हमें मिली, लाइक पाइनएप्पल, टमाटो, ये सब पुर्तगाल से पुर्तगाली सेलर्स के थ्रू भारत में आइडेंटिफाई हो पाई और यहाँ पर आई और यहाँ उगनी शुरू हुई। तो मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड का बहुत सिंपल या बहुत कॉमन तरीके से अगर इस चीज को हम समझें तो मेरे हिसाब से या मेरे अकॉर्डिंग इसका यही मतलब है कि दुनिया के जो अलग अलग प्रांत हैं, दुनिया के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं या कंट्रीज जो सबसे पहले अर्लीस्ट डेवलपमेंट माने जाते हैं, वो आपस में एक दूसरे के नोटिस में कैसे आए। और ये जो ग्लोबल वर्ल्ड था, ये ग्लोबल वर्ल्ड क्यों कहा गया उस समय जब ग्लोबलाइजेशन, तो आज हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट है, तो वर्ल्ड ग्लोबल कैसे हुआ? क्योंकि जो चीज, जो ऑब्जेक्ट्स, जो अलग अलग आइडेंटिफाई की जाने वाले ट्रेड के अंदर जो इंटरमिंगलशिप हुए अलग अलग कंट्रीज का एक दूसरे के साथ, या किसी दूसरे देश में उगने वाली चीज जब दूसरे देश पहुंची, या किसी दूसरे देश के अंदर जो एक फसल खाई जा रही है वो कहीं दूर 7 समुद्र पार दूसरे महाद्वीप में उगाकर भारत से ब्रिटेन लाई जा रही है, तो यही तो ग्लोबल वर्ल्ड या ग्लोबलाइजेशन का एक माध्यम है या मीडियम है। क्लियर? बहुत सिंपल से इसको वर्ड, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा एक बहुत बेसिक जो हमारा इसमें कॉन्सेप्ट है, हम बचपन से एक वर्ड सुनते आ रहे हैं जिस वर्ड का मीनिंग है या जो नाम है वो है सिल्क रूट। सिल्क रूट या वो रास्ता जिसके माध्यम से चाइनीज ट्रेवलर्स या चाइनीज व्यापारी या मर्चेंट्स सिल्क को यानी रेशम को बेचने जाते थे, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बड़ा एक, जिसको हम कह सकते हैं कॉटन या उस समय की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, प्योर सिल्क को सबसे पहले डेवलप करने का, रेशम के कीड़ों का पालन या सेरिकल्चर या रेशम प्रकृति प्रदत्त बनाने का जो वर्क है वो चाइना से स्टार्ट हुआ। और जब इस फैब्रिक की डिमांड चाइना से तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान होते हुए जब यूरोप ये पहुंची, तो वहां इसकी डिमांड वहां की हायर फैमिलीज में, मोनार्कीज में बहुत ज्यादा होने लगी। तो चाइनीज मर्चेंट्स जो एक बहुत लंबा रास्ता तय करके आते थे अपने ऊंट पे या अपने जानवरों पे, अपने घोड़ों पर, जो एक लंबा भारत होते हुए
चाइना, भारत, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, जो आज की कंट्रीज़ हैं, इस पूरे एरिया को होते हुए, टर्की होते हुए यूरोप के महाद्वीप तक पहुंचकर वहां अपने आर्क आइटम को अवेलेबल करते थे। इस पूरे इंटरमीडिएटरी यात्रा में ये बहुत लाजमी सी बात है, हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग खान पान को हम देखते हैं, अलग अलग टैक्सेशन सिस्टम को हम देखते हैं, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को हम देखते हैं। तो जो इन ट्रैवलर्स ने मंगोल से होते हुए, टर्क्स होते हुए जो एक नया सिस्टम देखा होगा, इस पीरियड में कहीं ना कहीं इनके साथ लाया जाने वाला खाना जो ये अपनी यात्राओं में ले जाते होंगे या बनाते होंगे, हर एक पुराने अगर इतिहास में, हिस्ट्री में हम जाएं तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। पहले राशन या गैरिसन साथ में व्यापारी लेके जाते थे, क्योंकि पैदल यात्राएं होती थी, ट्रांसपोर्टेशन डेवलप नहीं था। हॉर्स पे भी है, या अगर आप किसी एनिमल के माध्यम से भी जा रहे हैं तो भी आप सफ़र को काफ़ी लंबे टाइम में पूरा कर पाते थे। तो जो क्रॉप्स हैं जैसे दाल, चावल या गेहूं, इन्हें स्टॉक करके ले जाया जाता था ताकि रास्ते में खाना बनाया जा सके। यही खाना जब अलग अलग रीजन्स में पहुंचा तो वहां पर जाकर ये चीज़ें देखने में आई कि अच्छा, अगर आज हम जो चाइनीज़ फूड इंडिया में खा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका इन्वेशन या उसका जो एक डेवलपमेंट इंडिया में हुआ, वो किसी ना किसी माध्यम से हुआ है। सिमिलरली अगर हम बात करें कि अगर आज हम पास्ता खा रहे हैं जो हम इटालियन समझते हैं, या हम जो स्पैगेटी या नूडल्स जो खा रहे हैं वो बेसिकली हमें लगता है कि इटालियन होगा, बट उसका ओरिजिन कहीं और हुआ है। सिमिलरली तो ट्रैवलर्स या ट्रेडर्स या प्राइस्ट या धर्म फैलाने वाले या पिलग्रिम्स या यात्री जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो अपने साथ अपना कल्चर, अपनी वैल्यूज, अपना फूड, अपना लैंग्वेज भी वो ट्रैवल करके दूसरे रीजन्स में लेकर जाते हैं। द सर्च ऑफ नॉलेज इन अपॉर्चुनिटी, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट टू एस्केप परसिक्यूशन, या दूसरे देशों के आक्रमण के बाद अपने धर्म को ना खोया जाए, इसलिए किसी दूसरी जगह पर जाकर अपने धर्म को रचना बसाना। बौद्ध धर्म का इतिहास, बुद्धिज्म का जो ओरिजिन है वो इंडिया से माना जाता है। बुद्धिज्म का जो ओरिजिन है वो इंडिया से इसलिए भी माना जाता है क्योंकि गौतम बुद्ध, जिन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ बिहार में सारनाथ में बोधि ट्री के अंदर, तो वो उसके बाद जो बुद्धिज्म का फैलाव हुआ वो चाइना होते हुए जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर जैसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में फैल गया और आज वहां का सबसे बड़ा रिलीजन है। तो कहीं ना कहीं न केवल रिलीजन, न केवल फूड, न केवल कल्चर, लैंग्वेज, हमारा जो ग्लोबल वर्ल्ड है वो हिस्ट्री के टाइम पीरियड के साथ, न्यू एक्सपेरिमेंट्स के साथ या न्यू ट्रेड के साथ आगे फैलता गया। देन द हड़प्पन प्री यूज्ड कोस्टल रीजन्स, आज गुजरात में जो आप टाउन्स देखते हैं या मध्य महाराष्ट्र में जो हम कोस्टल जो वाटरवेज देखते हैं, यानी कि जो समुद्र तटीय तट है, उसमें हम बहुत पहले से ही डेवलप थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन में या मोहनजोदड़ो हड़प्पा जो बेसिकली भारत का ही पार्ट रहा है, आज वो भले ही पाकिस्तान में हो, लेकिन इस पूरे ओरिजिन में हमारे पास सी पोर्ट्स की अवेलेबिलिटी भी हुआ करती थी। यानी कि अगर मैं गुजरात में बात करूं तो लोथल अगर आपने नाम सुना हो, या सूरकोटड़ा आपने नाम सुना हो, या धोलावीरा आपने नाम सुना हो, ये वो पोर्ट सिटीज थी जहां नेचुरली शिप सेलिंग करके मेसोपोटामिया, ईरान, इराक से भारत तक आते थे। क्लियर? देन द सी ट्रेड, बेसिकली हमारे विश्व के साथ जो व्यापार है वो बहुत नया नहीं है, वो सदियों पुराना है। लगभग 2500 से 3000 साल पुराना समुद्र तटीय व्यापार भारत का ईरान और इराक यानी मेसोपोटामियन सभ्यता से रहा है। इसके साक्ष्य भी प्रमाद हुए। They traded with Mesopotamia, and for centuries, cowries and seashells from the Maldives were used to form of currency between China and East Africa. तो बहुत कॉमन सी बात है कि कहीं ना कहीं ये चीज फैक्ट है कि ट्रेड या व्यापार वो पहला ग्लोबल पॉइंट बना जिसकी वजह से अलग अलग नेशंस या अलग अलग सिविलाइजेशंस का एक दूसरे से प्रारूप हुआ या एक दूसरे के साथ इंटरमिंगलशिप हुआ। जैसा कि मैंने बात की कि सिल्क रूट जिसने दुनिया के बड़े देशों को या सिविलाइजेशंस को जोड़ा। अगर दुनिया की सबसे पहली सिविलाइजेशंस में हम बात करें तो चाइनीज, देन इजिप्शियन, देन इंडियन जिसको हम हड़प्पन या मोहनजोदड़ो भी कहते हैं, और इसके अलावा मेसोपोटामियंस। ये वो सिविलाइजेशंस है जो अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस के फॉर्म में जानी जाती हैं। चाइनीज सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो सभी नदी घाटी सभ्यता पर डेवलप हुई है, और इंडियन सिविलाइजेशन। इन सब में से जो सबसे ज्यादा ट्रेड व्यापार रहा है वो रहा है मेसोपोटामिया और सिविलाइजेशन, और इंडस जो सिविलाइजेशन जिसको हम कहते हैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो का सिविलाइजेशन, उसमें रहा है। इसका रीजन क्या था? रीजन ये था कि जो लैंड रूट है वो फुली डेवलप था इस समय। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं आज के इंडिया की, तो अगर आप इस रीजन को देखेंगे तो ये जो इंडिया है इसमें आपको तक्षशिला, इंडस और बलूचिस्तान दिखेगा। यानी कि यहाँ से जब हम, आज तो ये पाकिस्तान में है, लेकिन इंडिया की बाउंड्री सीधे सीधे ईरान से जुड़ी हुई थी और उसके बाद इराक से जुड़ी हुई थी। यानी कि बेसिकली जो मेसोपोटामियन सभ्यता है उसमें लैंड रूट डेवलप होने की वजह से
इंडिया का एक बेटर जो कनेक्शन था वो इस सिविलाइजेशन में था। प्लस सी रूट के थ्रू भी हम होमरूज, जो ईरान की हम बात करते हैं, गल्फ ऑफ ओमरान, और हम अलग रूट से पर्शियन गल्फ से जुड़े हुए थे। यानी भारत का तो जुड़ाव पहले से ही ट्रेड के माध्यम से था। प्लस चाइनीज सिविलाइजेशन का भी इंडिया होते हुए सिल्क रूट, टर्की होते हुए यूरोप तक पहुंचाने का रूट डेवलप हुआ। तो बेसिकली सिल्क रूट पहला वो व्यापार बना जिसको हाईलाइट किया गया एज अ इंटरकनेक्शन बिटवीन डिफरेंट नेशंस। देन सिल्क रूट आर डिस्टिंक्ट गुड एग्जांपल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड। तो जो सबसे ज्यादा वाइब्रेंट या रिच ट्रेड हुआ करता था इन अलग अलग कंट्रीज में, जिससे इंडिया में भी कनिष्क, जिसको हम बात करते हैं किंग कनिष्क, जो सिल्क रूट को बेसिकली टैक्सेशन के लिए यूज करते थे। जो भी ट्रेडर्स यहाँ से निकलते हैं उनको टैक्स देना पड़ता था भारत की जमीन से निकलने के बाद, और यही पैटर्न आगे भी देखा गया। देन हिस्टोरियंस हैव आइडेंटिफाइड सेवरल सिल्क रूट, बहुत सारे सिल्क रूट डेवलप हुए लैंड एंड बाय सी। यानी बाय सी अगर बात करें तो जो सिल्क रूट यहाँ से चाइनीज सी से चलता था, जो मिडिल ईस्ट एशियन कंट्रीज तक जाता था, इंडोनेशिया तक या जाता होगा, वो यहाँ से कनेक्टेड था, लैंड रूट से कनेक्टेड था, निटिंग टुगेदर वास्ट रीजन ऑफ एशिया एंड लिंकिंग एशिया विद द यूरोप, और इसी से एशियन महाद्वीप का कनेक्शन बना यूरोप के साथ। तो कहीं ना कहीं सिल्क रूट बेसिक वाइब्रेंट सी ट्रेड का पहला एग्जाम्पल बना। दे आर नोन टू हैव एग्जिस्टेड सिंस क्रिश्चियन एरा, और इस सिल्क रूट के जो रूट्स हैं इनको आज भी एक्सेसिबल किया जा सकता है। भले ही आज ये डेवलप्ड रोड या हाईवेज के रूप में ना हो, बट आज भी उस रास्ते को एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जोड़ने के साथ ट्रेवल किया जा सकता है। एक इंटरेस्टिंग सी बात मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि भारत में जब आज़ादी हमें नहीं मिली थी, भारत से डायरेक्ट लंदन तक के लिए बस सेवा की जाती थी। अब इसमें आप ये ना समझें कि लंदन आप सीधे बस में बैठकर जा सकते हैं, डेफिनेट सी बात है, क्योंकि इंग्लैंड लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, फ्रेंच इंग्लिश चैनल बीच में आता है, लेकिन उस बस की ट्रैवलिंग कैलकाटा लंदन बस सेवा के नाम से जाना जाता था। कैलकाटा से वो इसी रूट से होते हुए जो एशिया उपमहाद्वीप होते हुए और यूरोप महाद्वीप होते हुए फ्रांस तक वो जाती थी, और बाद में उसको शिपमेंट के थ्रू लंदन पहुंचाया जाता था। तो बेसिकली 48 डेज की वो जर्नी हुआ करती थी, जो कि बाय लैंड रूट एक्सेसिबल थी, और उसमें पेट्रोल आप समझ सकते हैं, जो आज का 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए वो उस समय एज ए पैसेंजर वो दिया जाता था, पर ब्रिटिशर्स के लिए एक्सक्लूसिव सेवा वो होती थी, नॉलेज के लिए बताया है। तो बेसिकली वो लैंड रूट कैसे डेवलप हुए, कहीं ना कहीं 200-300 साल पहले उस रूट से कोई ना कोई तो ट्रैवलर या कोई ना कोई हिस्टोरियन या कोई ना कोई पिलग्रिम या टूरिस्ट वो रिलीजन रहा होगा, वो साइट रही होगी। क्लियर? तो ट्रेड एंड कल्चर प्रीचर्स ट्रेवल्ड एक्सचेंज ऑलवेज वेंट इनटू हैंड इन हैंड, यानी व्यापार और कल्चर एक दूसरे के साथ लगातार बने रहे। हर एक कल्चर का व्यापार के माध्यम से, लाइक सिल्क का जब आइडेंटिफिकेशन यूरोप में हुआ तो डेफिनेट सी बात है यूरोप से भी कोई ना कोई चीज भारत तक आई होगी और भारत में आकर बिकी होगी। केरला, जिसे हम स्पाइस या मसाले का सबसे बड़ा उत्पादक मानते हैं, केरला से स्पाइस ट्रेड जो है यूरोपियन, खासकर पुर्तगाली और स्पेनिश के साथ बहुत पहले से ही चालू हो चुका था, क्योंकि लैंड रूट जो है वो तो मध्य यूरोप के लोगों ने आइडेंटिफाई कर ही लिया था, ईरान इराकियों ने कर ही लिया था, लेकिन जो पुर्तगाल स्पेन जो एक्सट्रीम यूरोपियन सी शोर की तरफ थे, बिल्कुल वेस्टर्न साइड पर थे, वहां से सी के थ्रू नेविगेशन पुर्तगालियों ने सबसे पहले स्टार्ट किया, सी नेविगेशन, और उसमें हाई टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर नेविगेशन के माध्यम से नए रीजन्स ढूंढना शुरू किया। नाउ Christian missionaries and Muslims route these routes for Asia, and Buddhism emerged from the eastern India to several directions spread through the intersecting points of the Silk Route. तो कैसे trade and culture is a part of making a global world, ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि how do you say that trade and culture played an important role to form a global world. Now आगे इसके चलते हैं। तो ये तो बात हुई इसकी। अब अगर आप इस मैप को देखेंगे तो ना केवल भारत एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे था जो समुद्र रास्ते से तो सी रूट को एक्सेस करके दूसरे कॉन्टिनेंट्स को जोड़ता ही है, प्लस लैंड रूट से भी पर्शिया यानी ईरान यानी मेसोपोटामिया होते हुए, टर्की होते हुए यूरोप को जोड़ता है, प्लस न केवल चाइना जो कि पूरे रशिया या यूरोपियन पेनिसुला को जोड़ता है, चाइना ने साउथ कोरिया, जापान और मिडिल ईस्ट कंट्रीज को भी जुड़ा। इंडिया की जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसका फायदा इंडिया के रिच ट्रेड को हमेशा मिला है, जिससे इंडिया ने न केवल यूरोपियन साइड पर, न केवल अरेबियन साइड पर, बट चाइनीज साइड पर भी ट्रेड किया या व्यापार किया। तो जो भी व्यापार चाइना से भले ही ओरिजिनेटेड हो, उसमें इंडिया से होकर जाना एक बहुत कॉमन पैटर्न रहा है, इसलिए जो कल्चरल इंटरमिंगलशिप हुआ वो बहुत ही रिच हुआ। देन तो इसी चीज को देखते हैं।
फूड ट्रेवल्स स्पैगेटी एंड पोटैटो। तो न केवल ट्रेड, आज जो फसलें आप भारत में खाते हैं या जो खाना हम दुनिया में देख रहे हैं स्पैगेटी नूडल्स, वो कहीं ना कहीं से एक बहुत लंबा सफर तय करके आया है। फूड ऑफर्स मेनी एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज। ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स टू द लैंड्स दे ट्रैवल्ड। जैसा मैंने बताया, पुर्तगालियों ने पाइनएप्पल, टमाटो, चिलीज और आपके स्वीट पोटैटोज, ये सब इन्वेंट जो चीज हमारे पास आज है वो पुर्तगालियों की देन है। नूडल्स ट्रैवल्ड फ्रॉम वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकेम स्पैगेटी। नूडल्स ट्रैवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना, यानी नूडल्स चाइना से निकलकर कहां पहुंचे, वेस्टर्न कल्चर में, जहां उसे स्पैगेटी बोला जाने लगा। अरब ट्रेडर्स टुक पास्ता टू द 5th सेंचुरी टू सिसली, सिसली इसको आइलैंड बोला जाता है, ये वर्ड थोड़ा सा गलत हो गया, टू सिसली। और पास्ता जब इटली पहुंचा तो वहां जाकर इसको पास्ता या फेमस इटालियन क्यूजीन का नाम आज हम देखते हैं। यानी जो चीज इटालियन फूड में इतनी फेमस हुई, बेसिकली उसका ओरिजिन अरब ट्रेडर्स या अरेबियन लोगों के द्वारा किया गया था। तो फूड ऑल्सो ट्रेवल्स विद द कल्चर, विद द ट्रेड। देन सम ऑफ इंडियाज फेवरेट फूड आइटम्स जो आज हम खाते हैं बहुत ही आसानी से और पचाते भी नहीं है, पोटैटोज, सोयाबीन, मूंगफली, टोमेटो, चिलीज, स्वीट पोटैटो etc. are not originally belongs to India. They are originally belongs to America and was accidentally discovered by Christopher Columbus. जैसे होता है ना कि आप जब जंगल में जा रहे हो तो आप कोई जंगली पौधा देखते हो, उस पर कोई फल लगा होता है, कोई बेरी लगी होती है, कोई फ्रूट लगा होता है, आपको नहीं पता है क्या है, आपने उसको ट्राई किया, अगर आप जिंदा रह गए खाने के बाद, तब तो वो एक इन्वेंशन हो गया कि हाँ ये फ्रूट स्वीट है या इससे पेट भरा सकता है। और जब वो नहीं आप उसको खा के बच पाए, तब तो दुनिया को हिस्ट्री बताने के लिए आप जिंदा ही नहीं रहोगे। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने आइडेंटिफाई ऐसे ही फ्रूट्स किए जिनको उन्हें बाद में लगा कि ये किसी तरीके से कंज्यूमेबल हैं, और इसी तरीके से ये फसल क्रिस्टोफर कोलंबस के साथ जो दुनिया में ढूंढने निकले थे एक नया देश, और कैसे उन्होंने वेस्ट इंडीज में वो पहुंचे, देन फिर वो अमेरिका पहुंच गए और वहां से फसलें और आगे जाने लगी। दीज क्रॉप्स वर कॉमनली ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड कैरेबियन आइलैंड, जिनको हम आज वेस्ट इंडीज बोलते हैं। क्लियर? तो बहुत कॉमन सी, बहुत आम सी ये बात हो गई कि हाँ चलिए ठीक है, फ्रूट भी ट्रैवल किया, ट्रेड भी ट्रैवल किया, लेकिन डेवलपमेंट कब हुआ, कब ये चीजें सब बहुत बड़ी होने लगी? द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, प्री मतलब मॉडर्न वर्ल्ड के पहले, टेक्नोलॉजी के पहले, इन्वेंशंस के पहले, द 16th सेंचुरी आफ्टर यूरोपियन सेलर्स फाउंड सी रूट टू एशिया। बहुत ज्यादा व्यापार या वाइब्रेंट ट्रेड या अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के लोगों का मिलना या उनका व्यापार होना, ये शुरू हुआ उस इन्वेंशन से जिसे कहा जाने लगा सी रूट। यानी भारत और चाइना पहुंचने का लैंड रूट तो था, बट वो बहुत लंबा था, बहुत ज्यादा टैक्सेशंस भरा था, इसलिए चीजों के व्यापार में बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ जाती थी। जब सी रूट इन्वेंट किया गया भारत और अफ्रीका पहुंचने के लिए, वो सबसे ज्यादा फ्रूटफुल हुआ यूरोपियन कंट्रीज के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने सिविलाइजेशन या अपने टेक्निक से इन लीस्ट डेवलप्ड या आइडेंटिफाइड कंट्रीज को कैप्चर करना शुरू किया। For successfully cross the Western Ocean to the America, for centuries before the Indian Ocean had known a bustling trade, the entry to the Europeans helps expand or direct some of these flows towards the Europe. तो जो यूरोपियन लोगों को पहले हाई टैक्सेशन देना होता था ईरान, इराक, मेसोपोटामिया या चाइना में आने के लिए, उससे सीधे तौर पर वो बच गए। पिछले वाला अगर मैप देखें तो उससे सीधे तौर पे यूरोप के लोग जब सीधे अफ्रीका को क्रॉस करके आने लगे और अफ्रीका को क्रॉस करके अपना ट्रेड बचाने लगे, ऑल्दो वो यात्राएं बहुत लंबी होती थी, लेकिन जो हाई टैक्सेशन उनको इस रूट पे देना पड़ता था अलग अलग किंगडम से या राजाओं से निकलने के लिए, व्यापार करने के लिए, और जिसमें जान का भी नुकसान था, उससे वो बच गए। तो जो सबसे ज्यादा फास्ट पेस में डेवलपमेंट हुआ वो हुआ आफ्टर द एक्सपेंशन ऑफ सी रूट। सी रूट कहां से पहुंचने का? जैसे कि अमेरिका से आप देख रहे हो, या यूरोप जो सबसे पहले डेवलप हुआ, तो यूरोप से अमेरिका का एक्सपेंशन, यूरोप से साउथ अमेरिका का, अफ्रीका का, और इसी यूरोप से भारत आने का, क्योंकि भारत बहुत साल पहले से ही ट्रेड के लिए जाना जाता है। चाहे भारत के मसाले हो, चाहे मेसोपोटामियम की सिविलाइजेशन हो, चाहे भारत का इजिप्ट से रिलेशन हो या चाइना से हो या फिर यूरोप से लैंड रूट हो। ऑल्दो सी रूट एक्सपेंशन तो हुआ, लेकिन बहुत लंबे ये सी रूट्स होने लगे। सबसे पहले जैसे हम पढ़ते हैं 1482 में, देन 1498 में वास्को ड गामा ने भारत आने का रूट डिस्कवर किया जब वो कैलिकट बंदरगाह पर पहुंचे केरला में। ठीक है, देन अलग अलग समय में अलग अलग सी रूट्स अलग अलग इन्वेंटर्स ने खोजे, और ये सी रूट्स पैटर्न बन गए यूरोपियन लोगों का एशिया महाद्वीप में आने के लिए। और एशिया में भी ज्यादातर सबसे बड़े
कॉन्टिनेंट जो कंट्रीज थे, चाइना एंड इंडियन जो सिविलाइजेशन है उनके साथ व्यापार करने के लिए। माइनिंग ऑफ प्रीशियस मेटल फ्रॉम द प्रेजेंट डे ऑफ पेरू, प्लस जो साउथ अमेरिका में पेरू, अर्जेंटीना, मैक्सिको या बात करें जहां पर रिच मिनरल्स की वेल्थ आइडेंटिफाई हुई और यूरोपियंस ने इन पर कब्जा करना शुरू किया, यहां से वेल्थ बटोरना शुरू किया। एंड द ट्रेड विद एशिया, लेजेंड्स स्प्रेड्स इन द 17th सेंचुरी यूरोप अबाउट साउथ अमेरिकाज फेबल्ड वेल्थ। और जब साउथ अमेरिका के अंदर जो आपने सुना हो एक वर्ड आता है अल डोराडो, जो एक किंवदंतियां हैं, कहानियां हैं कि एक ऐसी नदी है अल डोराडो जहां पर सिटी ऑफ गोल्ड, जहां पर नदियों में भी सोना पाया जाता है। मैनी एक्सपीडिशन सेट इन द सर्च ऑफ अल डोराडो द फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड। ये क्वेश्चन आता है कि अल डोराडो विच इज ऑल्सो नोन एज फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड, ऐसा जगह जहां पर सोना ही सोना पाया जाता है। तो इसकी सर्च में यूरोप अबाउट द साउथ अमेरिकाज फेबल्ड वेल्थ, साउथ अमेरिका की जो अल डोराडो, जो फेमस रिवर की हम बात कर रहे हैं जो जुड़ी हुई है इस प्लेस से, वहां पर कैसे गोल्ड का एक्सपेंशन किया। तो जो सी रूट मैं बता रहा था उसे आप देख सकते हो, मैप को बड़ा मैंने थोड़ा सा किया है। वास्को डी गामा ने 1498 में, काओ ने 1462 में, देन मैंगलस ने, एल्गो ने 1509 से 1522, केबोलो, ये मैंने नॉलेज के लिए रखा है। ये इटालियन एंड पुर्तगालीज, सबसे पहले पुर्तगाल छोटे से देश और स्पेन, यानी पुर्तगाल और स्पेन सबसे पहले बेसिक कंट्रीज थे जिन्होंने पूरे सी रूट्स को एक्सपांड किया। क्योंकि देखो लॉजिकली उनके पास, अगर लॉजिक से सोचे तो उनके पास दिक्कत ये भी थी कि उनको जब भी अपना देश देखते होंगे तो आगे जमीन दिखती नहीं होगी। तो उन्होंने ये हिम्मत कर ही ली कि क्यों ना समुद्र के रास्ते से ढूंढा जाए कोई नया देश, कोई नई जगह जहां हम हमारे कंट्रीज को एक्सपैंड कर सके। स्पेन और पुर्तगाल दोनों की कॉलोनीज रही हैं, भारत में भी स्पेनिश और पुर्तगाली कॉलोनी रही है। एंड पुर्तगाल में तो पहले यूरोपियंस जो भारत आए थे वो पुर्तगाली ही थे, देन स्पेनिश, देन डच, देन फ्रेंच एंड देन ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स तो सबसे बाद में आए हैं, इन लास्ट 17th सेंचुरी में वो आए हैं, लेकिन उसके पहले पुर्तगाली, देन स्पेनिश, देन डच, देन फ्रेंच एंड देन ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स तो सबसे लेट आए हैं। तो फ्रांस और पुर्तगाल, इन्होंने सबसे ज्यादा एक्सपेंशन जो किया है वो सी रूट्स का किया है, जब अलग अलग जगह इन्होंने ढूंढी। तो डेफिनेट सी बात है, अलग अलग जगह जब ढूंढी है तो अलग अलग कल्चर भी मिला होगा, डिस्टिंक्ट कल्चर या वैल्यूज भी मिले होंगे। क्लियर। तो जो ये सिल्क रूट है या जो लैंड रूट से ट्रेड होता है या सिल्क रूट से जो भी ट्रेड होता है, डेफिनेट सी बात है इसको कंट्रोल भी किया जाता होगा। तो यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट वाज नॉट जस्ट अ रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फायर पावर। और जब यूरोप के अंदर ही ये पता चला कि स्पेन या पुर्तगाल या फ्रांस या ब्रिटिशर्स नए नए लैंड एरियाज कैप्चर कर रहे हैं, अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए वेल्थ इकट्ठा कर रहे हैं या मिनरल्स इकट्ठा कर रहे हैं, तो एक तरीके से यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ये दौड़ शुरू हो गई, कैसे सबसे ज्यादा रिच बना जाए। ठीक है। द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट was the germs such as those of smallpox they carried on their person। लेकिन समुद्री यात्राएं करने से या उस समय जो एक नया रोग सबसे ज्यादा घातक साबित हुआ दूसरी प्रजाति के लिए, जो स्पेनिश लोग अपने साथ लेके चले गए, स्मॉल पॉक्स, जिसको हम हमारे यहाँ बोलते हैं छोटी माता या माता आने की बीमारी। तो ये जो चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स की बीमारी जब हुई तो ये एक जिसको बोलते हैं कि इन्फेक्शियस डिजीज थी। तो जब वो किसी नए कॉन्टिनेंट में जाते थे और समुद्री यात्राओं में जब किसी व्यक्ति को ये होता था तो दूसरे को फैल जाता था। तो जिस जगह वो जाते थे वहाँ रोग फैलाते थे, फैल जाता था बेसिकली। और वहाँ की पॉपुलेशन, क्योंकि उस समय वैक्सीनेशन नहीं थी या टीका नहीं था, दवाई नहीं थी, तो लोगों की भारी मात्रा में, पॉपुलेशन ही क्योंकि बहुत कम थी तो मरने वाले लोग ज़्यादा थे, डेंसिटी थी ही नहीं, तो ईजी हो जाता था कैप्चर करना। बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग आइसोलेशन अमेरिकाज ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट दीज डिजीज। और जब अमेरिका स्पेनिश पहुंचे तो वैसे ही वहाँ पर रेड इंडियंस या जो आदिवासी ट्राइब्स थे वो बाहर किसी लोगों के संपर्क में आए नहीं थे, तो उनके अंदर ऐसी कोई इम्यूनिटी भी नहीं थी कि इस डिजीज से बचा जाए। तो जब ये डिजीज़ अमेरिका में एक्सपेंड हुई स्पेनिश लोगों के द्वारा, तो वहाँ पर स्पेनिश कॉलोनी बनना आसान हो गई, क्योंकि जो एक्चुअल लोग वहाँ रहते थे वो बेसिकली इस बीमारी को बर्दाश्त नहीं कर पाई, ऐसे उनकी मृत्यु होना शुरू हुई। स्मॉल पॉक्स वंस इंट्रोड्यूस स्प्रेड डीप इनटू द कॉन्टिनेंट। और जब ये बीमारी महामारी के रूप में फैली, महामारी के रूप में फैलती गई, तो इतनी महामारी इसके रूप में फैली जो एक कॉन्फेक्शियस डिजीज ये बन गई, और had even of any European reaching there, it killed the decimated whole communities, paving the way for conquest। बहुत सिंपल सी बात है, अमेरिका बहुत बड़ा कंट्री था और उसका एरिया बहुत बड़ा था। आज हम उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, पहले उसको अलग अलग नामों से जाना होता। तो वहाँ जो पॉपुलेशन थी, रेड इंडियंस या आदिवासी ट्राइब थे, पहले ही बहुत कम थे। और जब वो एक ऐसे डिजीज का सामना हुआ स्पेनिश या यूरोपियन कॉन्कर्स के द्वारा, जो जिसकी इम्यूनाइजेशन ही वहाँ नहीं था, तो बेसिक सी बात है वहाँ कैप्चर करना आसान हो गया, क्योंकि तब तक एंटीबॉडी स्पेनिश लोगों के अंदर तो डेवलप हो गई थी उस इम्यूनाइजेशन के रिलेटेड, लेकिन नए आदमी के बीच में नहीं हुई। जैसे कोरोना में हमारे यहाँ हुआ,
पोवर्टी, हंगर, क्राउडेड सिटीज। अब यूरोप का जो पेनिनसुला है वो बदल रहा है। यूरोप में पॉपुलेशन बढ़ रही है क्योंकि बाहर से मनी आ रहा है, पैसा आ रहा है, दूसरी कंट्री से ट्रेड हो रहा है, रिच कम्युनिटीज बन रही है, तो पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है। लेकिन पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, लेकिन क्या एम्प्लॉयमेंट, क्या एग्रीकल्चर, क्या व्यापार वहां मिल पा रहा है? डिजीज, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स, धर्मों के आपस में विवाद, क्रिश्चियन के अंदर ही प्रोटेस्टेंट कैथोलिक आपस में जो विद्रोह है, इस वजह से यूरोप एक बेस्लिंग पॉपुलेशन के रूप में डेवलप होता जा रहा था। यानी यूरोप के अंदर जैसे जैसे सिविलाइजेशन हो रहा था, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा था, पॉपुलेशन भी उसी रेट से बढ़ रही थी। देन and prosecution of the religious dissenter forced the thousands of Europeans to flee Europe for America। और यही वजह है कि फ्रांस, ब्रिटेन या स्पेन से बहुत सारे लोग जो वहाँ पर जो मोनार्कीज थी या जो रूलर्स थे जिनको वहाँ इंडिपेंडेंस नहीं मिल पा रही थी, बहुत सारा माइग्रेशन यूरोपियन पेनिनसुला से होने लगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऐसी कॉलोनीज जो या तो यूरोपियंस के अंडर थी या फिर बड़े लैंड एरियाज में। तो आज जो अमेरिका में आप पॉपुलेशन देखते हो, कहीं ना कहीं वो फ्रेंच, ब्रिटिश, स्पेनिश नस्ल के लोगों से ही डोमिनेटेड हुई है। तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। 19वीं सेंचुरी वो फेज जब डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा। और ये जो हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, इस टेक्निक जब बढ़ने लगी, इन्वेंशन जब बढ़ने लगे, तो लोग इन इन्वेंशन, इन टेक्निक्स को लेके दूसरे रीजन्स में, भारत, दूसरे कॉन्टिनेंट्स में जाने लगे। खासकर अमेरिका जो एक नई देश बनता जा रहा था जिसका पहले कोई अस्तित्व नहीं था। 17वीं सेंचुरी में अमेरिका में फ्रेंच और ब्रिटिश कॉलोनीज सबसे ज़्यादा हो गई थी। तो बेसिकली इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट और फ्लो विद इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज। क्वेश्चन आता है, व्हाट टाइप ऑफ फ्लो यू विल सी इन द अर्ली 19वीं सेंचुरी। यानी ये जो लगभग 150 साल आपको दिखाए जा रहे हैं, इन 150 सालों में दुनिया का एक पूरा रूप ही बदल गया। जो हाईएस्ट डेंसिटी वाले रीजन्स थे, यूरोप, जहाँ लैंड एरिया कम था लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा थी। इंडिया और चाइना जैसे बड़े देश जिनकी बाउंड्रीज थी, फिक्स थी, जहाँ पॉपुलेशन उस समय कम थी और लैंड एरिया ज़्यादा था। ऐसे अमेरिका जहाँ लैंड एरिया बहुत ज़्यादा था, पॉपुलेशन कम थी, तो यूरोपियंस ने यही स्टार्ट किया कि क्यों ना दूसरे जगहों पर जाकर बसना शुरू किया जाए। द फर्स्ट फ्लो इज द फ्लो ऑफ ट्रेड। सबसे पहले लोगों का एक जगह से दूसरी जगह निकलना शुरू हुआ व्यापार के लिए या बिजनेस के लिए या ट्रेड के लिए। जैसे आप एक बसलिंग टाउन देख रहे हो, जो आप यहाँ पर फोटोग्राफ देख पा रहे हो, ब्रिटेन का एक बसलिंग टाउन। यहाँ पर आपको अलग अलग कल्चर या अलग अलग रिलीजन का इंटरमिंगलशिप देखने को मिल सकता है, अलग अलग कंट्रीज़ के फ्लैग आपको देखने को मिल सकते हैं। ये जो एक इंटरनल जो आप देख रहे हो कि एक इंटरमिंगलशिप है अलग अलग कंट्रीज़ का ट्रेड की, जो 18वीं सेंचुरी के अंदर की है। तो शिप रूट या सेलिंग रूट जो थे, क्योंकि तब तक हवाई जहाज या एरोप्लेन का तो इन्वेंशन इतनी फास्ट नहीं थे कि लोग फटाफट बैठ के आ जाते। इट विल टेक मैनी डेज टू ट्रैवल फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू डिफरेंट कॉन्टिनेंट वाया सी रूट। तो सी रूट ही वो सबसे इंपॉर्टेंट रूट है जिसकी वजह से ये हुआ। तो व्यापार भी उसी रूट से होता था। द सेकंड इज द फ्लो ऑफ द लेबर। इट इज फ्लो। अब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो क्योंकि टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं है, तो मैन या हैंड लेबर या मैनुअल लेबर ही रिक्वायरमेंट होती थी। इसीलिए जो सिविलाइज लोग थे, कई बार उन्होंने छोटे कंट्रीज से बड़े कंट्रीज़ के लोगों को लाया गया। छोटे कंट्रीज से मतलब जैसे कि आप इंडिया से देखोगे तो इंडिया से बहुत सारी माइग्रेशन लेबर को वेस्ट इंडीज़ बसाया गया या अमेरिका में बसाया गया, या बात करते हैं न्यूजीलैंड में बसाया गया या श्रीलंका में बसाया गया। माइग्रेशन अफ्रीकन्स को फ्रांस और स्पेन में बसाया गया, बट उनको दोयम दर्जे का व्यक्ति बनाकर एज अ स्लेव ट्रेड के अंदर रखा गया। बट बेसिकली मूवमेंट ऑफ पीपल और विलिंग विल जो बात कर रहे हैं कि इच्छा से यूरोपियंस जो बाहर निकले वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका में जाकर बसने लगे। एंड द थर्ड इज मूवमेंट ऑफ कैपिटल। पैसा जब एक्यूमुलेट करना हुआ तो पैसे का भी ट्रेड बना, फ्लो का एक्सचेंज बना। अमेरिका एक बड़ी कंट्री बनता जा रहा था जो दूसरे कंट्रीज को लोन भी दे रहा था। All the three flows were closely interwoven and affected the people's lives more deeply now than ever before। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ जिसमें हम देख रहे हैं कि अलग अलग रीजन्स में जाकर, अलग अलग एरियाज में जाकर ग्लोबल वर्ल्ड बन रहा था विद द बेसिक इज ट्रेड, लेबर एंड कैपिटल। तो तीनों वर्ड याद रखने, ट्रेड, लेबर एंड कैपिटल, जिनकी वजह से नया वर्ल्ड डेवलप हो रहा था। नाउ 18वीं सेंचुरी में भी आप देखोगे बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर या कार्स का जो एक इन्वेंशन हुआ, या कार के साथ असेंबली लाइन का, हम डेट्रॉइट एक सिटी के बारे में पढ़ेंगे। अमेरिका जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मेकर बना, डेट्रॉइट सिटी, जहां पर हेनरी फोर्ड ने फोर्ड की कार बनाना शुरू करी असेंबली लाइन पे। तो कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन ने चेंज किया उस स्पेस को, कैसे, हम ये नहीं कह रहे कि हम 19वीं सेंचुरी में ही हमने सारा डेवलपमेंट देखा, 18वीं सेंचुरी के साथ डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो बेसिकली अ वर्ल्ड इकोनॉमी टेक प्लेस। अब दुनिया में ग्लोबल ट्रेड और बढ़ता जा रहा था विद द पावर जो यूरोपियन
कंट्रीज के हाथ में ज़्यादा उस समय थी। पैटर्न ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूरोप चेंज ट्रेडिशनली कंट्रीज लाइक टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फूड। तो अब क्योंकि यार यूरोप का लैंड एरिया कम था, इस चीज़ को दिमाग में रखना होगा, क्योंकि यूरोप का लैंड एरिया बहुत कम था, वहाँ जो क्रॉप प्रोडक्शन थी या जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो वहाँ की पॉपुलेशन के लिए सेल्फ सफिशिएंट नहीं था। और इसी सेल्फ सफिशिएंसी के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ ने जो बाहर एरियाज कैप्चर किए, लाइक इंडिया, लाइक न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, जहाँ इन्होंने कॉलोनीज बनाई अपनी, वहाँ से फूड जो है एक्सपोर्ट होकर इंपोर्ट होकर यूरोप में आने लगा। In 19th century, Britain's self-sufficiency in food meant lower living standard and social conflict. Population growth from the late 18th century and increase in the demand of food grains in Britain pushing up the food grain prices. यानी बहुत सिंपल सी बात है, जब डिमांड ज़्यादा और अवेलेबिलिटी कम हो तो प्राइजेस क्या होंगी, बढ़ेंगी। तो प्राइजेस बढ़ेंगी तो उस प्राइजेस बढ़े हुए महंगे भाव में हर कोई किसान या हर कोई गरीब व्यक्ति फूड नहीं खरीद पाएगा, तो इंपोर्ट किया जाएगा कहीं और से। जब इंपोर्ट किया जा रहा है तो जो लोकल व्यापारी है, लोकल जो ट्रेडर है, वो उसका अपोज करेगा क्योंकि उसका गेहूं नहीं बिक पाएगा अगर चीप गेहूं विदेश से भारत में आएगा या भारत से विदेश में आएगा। तो इन पर क्या लगाई जाएगी, टैक्सेशन, क्या लगाया जाएगा, कस्टम ड्यूटीज लगाई जाएंगी। Under the pressure from the landed groups, the government restricted the import of corn. तो जितना गेहूं या जिस भी तरीके का फसल ब्रिटेन में या यूरोप में आ रही थी उस पर टैक्सेस लगाए गए, इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई गई, और इन जो इंपोर्ट ड्यूटीज को बोला गया कॉर्न लॉज। यानी कि कॉर्न लॉज मतलब कि कॉर्न के ऊपर लगाए जाने वाला टैक्स, और जो ये इशू हुआ था कॉर्न लॉज। लेकिन जब लगातार प्राइसेस बढ़ते रहे, डिमांड बढ़ती रही और अवेलेबिलिटी ब्रिटेन में कम होती गई, तो इन कॉर्न लॉस को हटाया गया। फ्रॉम द मिड 19th century, faster industrial growth in Britain also led to higher income and therefore more food imports around the world. In Eastern Europe, Russia, America and Australia, lands were cleared and food production expanded to meet the British demand. यानी कि भारत में पंजाब हरियाणा वाला फ्लैट प्लेन उसको यूज़ किया गया एग्रीकल्चर उगाने के लिए। कैनल कॉलोनीज इनको बोला जाता था, यानी कैनल कॉलोनीज यानी कि नहर का पानी, नहरी पानी से राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के एक एरिया को सेलेक्ट कर हाईली एक्सटेंसिव कल्टीवेशन करवाया गया, क्योंकि रिवर यानी राजस्थान का जो थोड़ा सा एरिया है, श्री गंगानगर की मैं बात कर रहा हूँ, पूरा राजस्थान तो आ ही नहीं सकता, तो जो नदियों का पानी अवेलेबल था उसकी तरह कैनल या नहरें बनाकर एक्सटेंसिव क्रॉप प्रोडक्शन किया गया और सारा क्रॉप यूरोप की डिमांड को पूरा करने के लिए एक्सपोर्ट किया जाता था। प्लस ऑस्ट्रेलिया जो आप देखते हो जो सबसे बड़ा, वहाँ पर भी अमेरिकन, और अमेरिका जो आप देख रहे हो वहाँ पर भी यूरोपियन नस्ल के ही लोगों का बसावट हुई और यहाँ से क्रॉप प्रोडक्शन करके यूरोप की डिमांड को मीट किया जा रहा था या वहाँ की रिच कम्युनिटी की डिमांड को मीट किया जा रहा था। ट्रांसपोर्टेशन हैज़ टू बी इम्प्रूव्ड, और अगर जब आपको ग्रोन इतना मात्रा में आप ऑस्ट्रेलिया, मिडिल यूरोप या रशिया में आप अनाज उगाकर उसको अलग पूरे वर्ल्ड में सप्लाई कर रहे हो, तो डेफिनेट सी बात है आपको रेलवेज और शिपमेंट्स भी बिल्ड करने होंगे। तो इसी के साथ ग्लोबल वर्ल्ड में डेवलपमेंट हुआ इंडस्ट्री का, टेक्नोलॉजी का, ऑटोमोबाइल का, शिप्स का या रेलवेज का। To settle the lands to bring them under the cultivation, this means building homes and settlement. All these activities turn required capital and labor. और जब इतने इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट किया है तो लेबर की भी ज़रूरत होगी, पैसे की भी ज़रूरत होगी, तो फ्लो ऑफ कैपिटल एंड लेबर भी इस समय पर डेवलप हुआ लगा अंटिल 19th century. कैपिटल फ्लोड फ्रॉम फाइनेंशियल सेंटर सच एज लंदन, और लंदन वो सबसे बड़ा शहर बनने लगा जो कि एक तरीके से फाइनेंशियल सेंटर जाने लगा। तो देख रहे हो कि पहले हॉर्स या घोड़ा गाड़ी चल रही थी क्योंकि कार उस समय इतना पॉपुलरली डेवलप नहीं हुई थी। तो जब तक कार डेवलप नहीं हुई थी तो उस वक्त तक भी हम देख सकते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो डेवलप हो ही चुकी थी। क्लियर? तो ये बात की हमने यहाँ पर। बाय 1890 अ ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी हैड बीन टेकन शेप, फूड नो लॉन्गर कम फ्रॉम नियर बाय विलेज और टाउन। तो अब ऐसा नहीं है कि अमेरिका में या ब्रिटेन में गेहूँ सेल्फ सफिशिएंट मिल रहा हो। अब जो गेहूँ वहाँ मिल रहा है इंग्लैंड में, या हम बात करें कि पेरिस में, वो हज़ारों किलोमीटर दूर, 1000 ऑफ माइल दूर उगाया गया है एक गरीब किसान के द्वारा बहुत बड़े पैचेस ऑफ लैंड पे, लाइक इंडिया, लाइक ऑस्ट्रेलिया, और हम बात करें ब्राज़ील या अर्जेंटीना जहाँ पर कॉलोनीज यूरोप्स ने बनाई थी। यानी कि जो ग्लोबल ट्रेड जो हम पढ़ रहे हैं या ग्लोबल वर्ल्ड जो पढ़ रहे हैं वो कैसे ग्लोबल हुआ, थ्रू द ट्रेड, थ्रू द डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेड विद रेलवे शिप्स फ्रॉम द सदर्न यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड कैरेबियन।
यानी कुछ ऐसे वर्ल्ड में ऐसे रीजन्स बना दिए गए जहाँ एक्सटेंसिवली कल्टीवेशन का काम किया जा रहा था, खेती का काम किया जा रहा था। आपको पता है भारत में इंडिगो नील की खेती कराई जाती थी, उसका यूज़ कहाँ होता था? ब्रिटेन में। भारत के अंदर जो आप एग्रीकल्चर देखते हो, जो कपास है, कॉटन का इस्तेमाल कहाँ हो रहा था? मैनचेस्टर में, जहाँ की उनकी मिल्स को रॉ कॉटन चाहिए था। ऐसे ही भारत में उगने वाली हर चीज़ को एक्सपोर्ट करके ब्रिटेन ले जाया गया ड्यूरिंग दिस टाइम। द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट in Punjab built a network of irrigation canals to transport semi-desert wasteland into fertile agriculture land to grow wheat and to export cotton। यानी पंजाब में कैनल कॉलोनीज, ऐसे एरियाज बनाए गए जो नदियों का पानी नहरों के माध्यम से लाया गया और खेती कराई गई सिर्फ यूरोप की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए। यानी सेटलमेंट कहाँ होने लगा? पंजाब और हरियाणा के नियर बाय रीजन में। इन्हें कहा गया द कैनल कॉलोनीज एज द एरियाज इरीगेटेड बाय कैनल्स वर कॉल्ड एंड द सेटल्ड बाय पीजेंट्स फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ पंजाब। तो डेफिनेट सी बात है, जब कोई प्लांट लगता है तो लोग नौकरी की तलाश में आते हैं। मैनुअल लेबर भी आता है, स्किल्ड लेबर भी आता है, अनस्किल्ड भी लेबर आता है, रिहायशी एरिया बढ़ता है, अर्बनाइजेशन होता है, शहरीकरण बढ़ता है। तो बेसिकली किसी भी डेवलपमेंट के साथ कहीं ना कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट तो होता ही है। तो प्लांटेशंस में चाहे लोग काम करें, चाहे कैनल कॉलोनीज में काम करें, चाहे लेबर काम करे, मूवमेंट ऑफ लेबर एंड गुड्स यू विल सी इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। क्लियर? तो ये बात यहाँ की। अब जब डेवलपमेंट हो रहा है तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपने तकनीक नहीं बढ़ाई तो आपके व्यापार को कहीं ना कहीं फर्क होगा। जब आयरलैंड में एक समय ऐसा था जब पोटैटो ही मेन सोर्स ऑफ फूड था, एनर्जी था, प्रोटीन था, लोगों को कुछ मिल ही नहीं रहा था। तो जिस साल आयरलैंड में पोटैटो की खेती कम हुई, लोग वहां पर फेमाइन या अकाल से त्रस्त हो गए। तो अब ऐसा जरूरी था कि क्योंकि यूरोपियन कल्चर डेवलप हो रहा था, उनकी फूड के अंदर डिफरेंट आइटम्स आते जा रहे थे खाने के, अब उन्हें और हेल्दी डाइट भी चाहिए थी। तो मीट वो बेसिक सोर्स था जो उनके हेल्दी डाइट का रिक्वायरमेंट था। अब क्योंकि यूरोप में पहले ही लिमिटेड कैटल है या लिमिटेड एनिमल जो है किंगडम है वो वहाँ पर मिल रहा है, तो वहाँ पर ठंडे प्रदेश हैं, तो मीट के लिए दूसरे देशों की तरफ रुख किया गया। भारत या साउथ अमेरिका या बात करें दूसरे कॉन्टिनेंट्स जहाँ ज़्यादा मात्रा में कैटल या जानवर अवेलेबल थे। बट इन जानवरों को लाना ले जाना टफ क्यों था? क्योंकि अगर आप लाइव स्टॉक या जिंदा जानवरों को इतने लंबी 1 से 1.5 महीने की समुद्र यात्रा में ले जा रहे हो, तो पहली बात तो उनका खाना, उनका चारा, उनको बीमारियां ना लगे, समुद्र यात्रा के दौरान उनका वजन कम ना हो, वो बीमार होकर मर ना जाए, तो कैजुअलिटी ज़्यादा होगी, नुकसान ज़्यादा होगा, घाटा ज़्यादा होगा, मुनाफा कम होगा। तो रेफ्रिजरेटेड शिप्स क्या डेवलपमेंट किया गया? तो यूरोपियन कल्चर में ठंडे शिप, रेफ्रिजरेटेड शिप तैयार किए गए, जहां पर जानवरों को जिंदा लगाने के बजाय जानवरों को काट कर, भारत में काट कर, पैक कर कर, या ऑस्ट्रेलिया में काट कर, या फिर ब्राजील अर्जेंटीना में ही उनको मारकर फ्रोजन मीट का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया। और फ्रोजन मीट आसानी से ले जाया जा सकता था ठंडा करके और अलग अलग जगहों पर पहुंचाया जा सकता। तो ये भी ट्रेड का एक रूप बना। The world economy of railways, steamships, telegraphs were important invention which were transformed in the 19th century। और इन इन्वेंशन से पूरा दृश्य ही बदल गया। Colonization stimulated new investment and improvement in transport। Faster railways, lighter wagon and large ships helped to move food more cheaply and quickly from far away to farm to the final market। तो जो एग्रीकल्चर कमोडिटी है या मीट ले जाना है या फ्रूट्स ले जाने हैं, वेजिटेबल ले जाने हैं, इनको ले जाना आसान हो गया through the invention। Impact on the meat trade till the 1870 meat from the America was shipped to Europe। यानी अमेरिका से जो मीट जाता था यूरोप की सप्लाई के लिए, क्योंकि अमेरिका में बहुत वास्ट लैंड था, बहुत वास्ट, वहाँ पर अमेरिकन बुल या अमेरिकन जो एनिमल थे जिसका मीट प्रिडोमिनेटली यूरोपियन कम्युनिटी को खाई जाती थी, उसे स्लॉथर टू फॉर्म लाइव एनिमल्स के फॉर्म में ले जाया जाता था, विच वर देन स्लॉथर इन यूरोप। और बाद में यूरोप में उनको काट कर या उनको मार कर वहाँ मीट सप्लाई की जाती थी। बट लाइव एनिमल्स टुक अप लॉट ऑफ स्पेस इन शिप। पहले तो बहुत सारी जमीन घेरेंगे, सॉरी शिप में जगह घेरेंगे, फिर लड़ाई भी होगी, चिल्ला चोट होगी। तो अच्छी से तरीका क्या है? अ न्यू टेक्नोलॉजी नेमली रेफ्रिजरेटेड शिप इनेबल द ट्रांसपोर्ट ऑफ पेरिशेबल फूड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। नाउ एनिमल्स वर स्लॉथर एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अमेरिका में ही काटो, ठंडा उसको फ्रिज में रखो फ्रोजन शिप में, एंड ट्रांसपोर्टेड टू यूरोप एज अ फ्रोजन मीट। दिस रिड्यूस शिपिंग कॉस्ट। इससे शिपिंग कॉस्ट कम हो गई, ज़्यादा मात्रा में मीट ले जाया गया, अनवांटेड चीज़ों को वहीं छोड़ दिया गया, एंड मीट प्राइस से साथ यूरोप में हेल्दी डाइट भी मेंटेन हो गई। तो बेसिकली ये जो हम आज चीज़ देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं कि इतना लंबा एक समय लगा है आज के टेक्नोलॉजी को देखने में। आज हम बड़ी आसानी से फ्रिज खोल के उसमें से पानी पीते हैं, लेकिन कभी ये सोचते नहीं कि इसका इन्वेंशन कैसे हुआ। कभी कभार दिमाग में आता है। तो
अब मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में आपने चीज़ बहुत आसानी से आप समझ सकते हो कि कैसे टेक्नोलॉजी भी बढ़ी, रेलवेज का एक्सपेंशन इतना क्यों हुआ। बहुत एक इंटरेस्टिंग बात हो सकती है, इंडिया में रेलवेज का एक्सपेंशन उन नंबर 1 कंट्रीज में से हुआ है जहां रेलवे सबसे पहले बनने लगी। यानी 18 सेंचुरी में भी 1853 में जब भारत में सबसे पहले रेल चली, उस समय तक केवल ब्रिटेन में ही सबसे पहले रेलवे का एक्सपेंशन या डेवलपमेंट होने लगा था, और बाद में रशिया में और उसके बाद अमेरिका में एक्सपेंशन हुआ। तो आज जो हम रेलवेज देखते हैं, इंडियन रेलवेज वर्ल्ड के 3rd सबसे बड़े रेलवेज नेटवर्क में से आता है, लेकिन अमेरिका ने सबसे ज़्यादा रेलवे के नेटवर्क को एक्सपैंड किया। ड्यू टू वास्ट लैंड एरिया, लेस पॉपुलेशन, उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगा। हमारे यहाँ पर हाँ, हम देखते हैं कि जो एरिया है हमारा डोमिनेटेड है अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी के द्वारा, फिर भी रेलवेज का एक्सपेंशन इसीलिए इंडिया में हुआ कि अगर ब्रिटिशर्स नहीं होते तो शायद हमारे यहाँ भी रेलवेज जितना बाद में दूसरे कॉन्टिनेंट्स में आया तब आ पाता, क्योंकि भारत से सारी इकोनॉमिक चीज़ों को खींचकर यूरोप ले जाना था, इसलिए उनकी मजबूरी थी कि उन्होंने रेलवे डेवलप किया। रेलवे इसलिए डेवलप नहीं किया कि वो इंडिया की ग्रोथ चाहते थे, उन्हें भारत के रिमोटेस्ट एरिया में से जो अच्छी से अच्छी चीज़ मिलती हो, चाहे आयरन है, चाहे कॉपर है, चाहे वो फूड आइटम है, उन्हें वहाँ से बॉम्बे लाना था या कैलकाटा लाना था, और उस रेलवे के माध्यम से शिपमेंट्स को बिल्ड करके बॉम्बे, कैलकाटा या मद्रास से उन्हें यूरोप ले जाना था। तो बेसिक सी बात है, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड का यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ देखते आ रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी का चेंज हुआ या रूल का चेंज हुआ है कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? तो ये जो हमने आज चैप्टर पढ़ा इसका, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड का, इसको आप पढ़ें, समझें, जो भी डाउट है पूछें। मोशन फाउंडेशन चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।